अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। बीजेपी के रियासती कायदीन पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने की कोशिश में। मलकाजगिरी और सिकंदराबाद की नशिस्तों के लिए रसाकशी का अभी से आगाज। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की शक्ल में एलईडी बल्ब्स की तनसीब का काम तेजी से जारी। बरकी की बचत के बेहतरीन नताइज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आइंदा इजलास हैदराबाद में। इजलास की तैयारियों के सिलसिले में अवेसी अस्पताल के सेमिनार हॉल में मुशावरती इजलास का इनेकाद। दशहरे के मौके पर 3600 इजाफी बसें चलाने तेलंगाना आरटीसी का फैसला। और मीलार्दियोपल्ली पुलिस हदूद के इलाके पिल्ले चेरू के करीब खतरनाक हादसा। बाइक पर सवार 3 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बीजेपी के मरकजी क़यादत जनूबी हिंद में बुनियादी मजबूत करने के लिए तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के बीजेपी कायदीन दहली का रुख करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2014 में मुंतखब होने वाले 5 अरकान असम्बली 2019 में पार्लियामेंट के लिए मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये कायदीन अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत में उनकी दाल गलने वाली नहीं, लिहाजा वो समझते हैं कि मोदी की लहर में पार्लियामेंट के लिए मुकाबला करें तो मरकज़ में वजारत का ओहदा हासिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा 4 अरकान असम्बली 2019 के इंतखाबात में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से मुकाबला करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिनमें सदर बीजेपी लक्ष्मण, फ्लोर लीडर किशन रेड्डी, खैरताबाद के एमएलए रामचंद्र रेड्डी और गोशा महल के राजा सिंह ने अपने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पता चला है कि खैरताबाद एमएलए रामचंद्र रेड्डी यहां तक फैसला ले चुके हैं कि अगर उन्हें बीजेपी से सिकंदराबाद का टिकट ना दिया गया तो वो टीआरएस से टिकट हासिल करके मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की मरकजी क़यादत राजा सिंह को हैदराबाद से टिकट देने का मंसूबा रखती है। उधर राजा सिंह भी सिकंदराबाद से मुकाबले के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उनके हामियों का कहना है कि अगर उन्हें सिकंदराबाद से टिकट नहीं दिया गया तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करेंगे। उप्पल के रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर और रुकन कौंसल रामचंद्र राव की नज़र मलकाजगिरी पार्लियामेंट नशिस्त पर है। ये दोनों अपने अपने तौर पर यहां से मुकाबला करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उधर आला कमान इन कायदीन के मंसूबों से परेशान हैं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में एलईडी बल्ब नस्ब करने का काम तेजी से जारी है। अब तक 2 लाख एलईडी बल्ब लगाए जा चुके हैं। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि शहर में जुमला 4,60,000 एलईडी बल्ब नस्ब किए जाने हैं, जिनमें 2 लाख बल्ब लगाए जा चुके हैं, जिससे हर माह 7,000 किलोवाट बरकी की बचत हो रही है। कमिश्नर ने बताया कि 18, 35, 70, 110 और 109 वाट के बल्ब लगाए जा रहे हैं। मुकम्मल बल्ब नस्ब किए जाने के बाद सालाना 20 मिलियन यूनिट की बरकी की बचत होगी, जिससे जीएचएमसी को 14 करोड़ 72 लाख रुपए की बचत होगी। दशहरा त्यौहार के मौके पर तेलंगाना आरटीसी ने 3600 इजाफा बसें चलाने का फैसला लिया है। ये बसें तेलंगाना के अजला के अलावा आंध्रा के मुख्तलिफ अजला के लिए भी चलाई जाएंगी। आरटीसी के जीवी रमना ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात से इजाफी बसें चलाई जाएंगी। इन्होंने बताया कि 19 तारीख से यौमिया चलाई जाने वाली बसों में इजाफा किया जा चुका है। 25 तारीख के बाद
जुमला 3600 बसें मुसाफिरीन की तादाद को नज़र में रखते हुए इजाफा की गई हैं। मुसाफिरीन को किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए, इसके लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। जीवी रमना ने बताया कि त्यौहार मनाने के बाद वापस शहर आने के लिए भी 2 और 3 अक्टूबर को इजाफी बसें चलाई जाएंगी। हुकूमत के प्रोग्रामों पर 12% GST आयद करने पर हुकूमत पर 8,895 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक आबपाशी, देही आबी सरबराही और इमारत व शुआरा के कामों पर जुमला 8,895 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इंजीनियर्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा बोझ आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। मिट्टी के काम और नालों के कामों पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। GST से कबल मिट्टी के कामों पर 1.25% टैक्स, जबकि नालों के कामों पर 5% टैक्स आयद किया जाता है। लेकिन GST लागू होने के बाद इन कामों पर 5,704 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। इमारत व शुआरा के कामों में इमारतों की तामीर और सड़कों की तोसी पर 5.7% टैक्स आयद होता है। लेकिन अब 12% GST आयद होने पर इस महकमे पर भी बोझ पड़ रहा है। मिशन भगीरथा के कामों पर दीगर के मुकाबले कम बोझ आयद हो रहा है। मिशन भगीरथा के कामों की जुमला लागत पर 40 करोड़ से ज्यादा का बोझ आयद होगा। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आइंदा इजलास हैदराबाद में मुनक्किद होने वाला है। भोपाल में मुनक्किदा इजलास के दौरान सदर मजलिस ने तजवीज़ पेश की कि आइंदा इजलास हैदराबाद में मुनक्किद किया जाए। बोर्ड के फैसले के बाद शहर में इस अहम इजलास को कामयाब बनाने और अहम मसाइल ज़ेर बहस लाने के लिए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की तमाम मजहबी जमातों, तंजीमों, उलमाए इकराम व मशाइखीन, इज़्ज़ाम और बोर्ड के अराकीन का इजलास अवीसी दवाखाने के सेमिनार हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र और मसालिक के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदों के अलावा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने भी शिरकत की। इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात, पर्सनल लॉ में मदाखलत की साजिशों, बाबरी मस्जिद मुकदमा और दीगर मसाइल ज़ेर बहस आए। उलमाए इकराम और मशाइख इज़्ज़ाम ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इजलास के हैदराबाद में इनेकाद की तजवीज़ मंजूर करवाने पर सदर मजलिस की सताइश की और कहा कि मजलिस को यह एजाज़ हासिल है कि मुल्क में जहाँ कहीं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, सबसे पहले आवाज़ सदर मजलिस की उठती है। इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का ऐलान किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने शुरका से इज़हार तशक्कुर किया और इस ज़िमन में आइंदा भी इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड में बेकायदगियों के लिए कौन जिम्मेदार है? हुकूमत, वक्फ बोर्ड या फिर आला ओहदेदार? मौजूदा हालात के तनाजुर में वक्फ बोर्ड को क्या करना चाहिए? पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। मौकूफ़ा अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए 1955 में वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया था, लेकिन वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात है, बोर्ड के अंदर हो रही बेकायदगियों पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 2004 में भी कारकर्दगी मौसर न होने की वजह से वक्फ बोर्ड को तहलील कर दिया गया था। मजलिस के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली की अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास के दौरान बोर्ड में हो रही बेकायदगियों का पर्दाफाश किया, जिसके बाद महकमे अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार अपने अपने तौर पर इन बेकायदगियों से अपना अपना दामन बचाना चाहते हैं। बोर्ड ने जिन मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए हैं, उसकी मंजूरी हुकूमत ने नहीं दी है। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील ने इस सिलसिले में वजाहत करते हुए कहा है कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर तकर्रुरात करने पर बोर्ड से वजाहत तलबी के लिए मेमो भी जारी किया गया है। इसके बारे में कहना यह है कि आज से चंद सालों पहले वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से ऐलान किया था तकर्रुरात का, पेपर में नोटिफिकेशन दिया था। उस वक्त के सेक्रेटरी ने
हुकूमत की जानिब से उनसे सवाल किया था कि आप ये किस तरह कर रहे हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, और जब तक हुकूमत की इजाज़त न हो आप इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट ना करें। लेकिन इसके बाद में वक्फ बोर्ड ने इत्तला ये दी गई पेपरों में कि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स वगैरह पूरे किए, जिस पर हुकूमत की जानिब से उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया, मेमोज़ भी जारी किए। मेरे आने के बाद भी 1-2 मेमोज़ मैंने भी जारी किए हैं। अगर ये लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं किए हैं, हुकूमत की इजाज़त अवेलेबल नहीं है, तो उस पर जो कार्रवाई की जानी है वो बराबर की जाएगी। ऑलरेडी मेमोज़ आर देयर आस्किंग फॉर ए रिपोर्ट, तो इंशाल्लाह वो रिपोर्ट हम हासिल करेंगे और उसके पर जो भी कार्रवाई करनी होगी मुनासिब कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम का कहना है कि वक्फ बोर्ड खुद मुख्तार इदारा है और वो किसी को जवाबदेह नहीं है। जो भी बेकायदगियां हुई हैं उसके खिलाफ बोर्ड अपने तौर पर कार्रवाई करेगा। तो वो हमारे पीरियड में नहीं हुए, उनके पीरियड में ही हुए हो। उमर जलील अपॉइंटेड अथॉरिटी थे, जब 3 साल बोर्ड नहीं था तो वो उस दौर में ही कुछ हुआ है। वक्फ बोर्ड अब जो बनने के बाद में कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं हुई, एक चीज़ भी गलत नहीं हुई। वक्फ बोर्ड बनने के बाद किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड खुद मुख्तार इदारा है, ये सेंट्रल एक्ट है, ये ऑटोनमस बॉडी है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड किसी को जवाब देने का नहीं रहता। गवर्नमेंट अगर पूछती है, अगर गलत हो रहा है तो जब हम जवाब दे सकते हैं। पहले हम खुद जो है ना, हम हमारा स्क्रूटनी करके बोर्ड मेंबरों के सामने रखेंगे, बोर्ड में रेजोल्यूशन लेंगे किसको रखना है नहीं रखना है, स्टाफ क्या है किधर है। उसके बाद में अगर गवर्नमेंट पूछती है तो हम एक कॉपी दे देंगे गवर्नमेंट को, ये हमारा वक्फ बोर्ड में ये स्टाफ है, ये नहीं है, जो भी है। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि गलती किसकी है और तहकीकात कौन करेगा। 1955 से लेकर अब तक 3 बार वक्फ बोर्ड में ऐसा भी वक्त आया है कि जब बोर्ड की निगरानी के लिए ना ही सदरनशीन मौजूद था और ना ही किसी स्पेशल ऑफिसर को मुकर्रर किया गया था। और 1985 के बाद से वक्फ बोर्ड की निगरानी ज़्यादातर स्पेशल ऑफिसर करते आए हैं। 32 साल के दौरान 13 स्पेशल ऑफिसर्स ने वक्फ बोर्ड की निगरानी की है। अब मौजूदा बोर्ड ने यह तयक़ुन दिया है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। 25 सितंबर को वक्फ बोर्ड के इजलास में सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इस मसले की यकसुई के साथ साथ दीगर सरगर्मियों पर भी नज़र रखे। कहीं ऐसा ना हो कि सामने से रत्ती न जाए और पीछे से हाथी चला जाए, ये कहावत सादिक आए। कहने का मतलब यह है कि रियासत में 15 सितंबर से जामे अराजी सर्वे और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का काम जारी है और तमाम महकुमा-जात अपनी अपनी मुताल्लिक़ा अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। और अराजी सर्वे के दौरान महकुमा-जात मुताल्लिक़ा अराजियात को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड को भी चाहिए कि वो भी चौकस हो जाए और रियासत के 31 अजला में मौजूद मौकूफ़ा अराजियात को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शामिल करवाए ताकि इन अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ऐसा ना हो कि वक्फ अराजियात पर कब्ज़ा हो जाने तक तमाशा देखते रहें और कब्ज़ा हो जाने के बाद फिर उसको हासिल करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की नौबत आए और फिर उसके लिए खतीर रकम खर्च भी करनी पड़े। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अवाम ही इस बात का फैसला करेंगे कि रियासत को नए सेक्रेटरीट की ज़रूरत है या नहीं। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि बाइसन पोलो ग्राउंड पर नए सेक्रेटरीट की तामीर से अवामी रकूमात का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने बताया कि 26 सितंबर को अवाम की राय हासिल करने के लिए शहर भर में 20 मुकामात पर बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे जहां पर अवाम अपना फैसला देंगे। इन्होंने अवाम से अपील की है कि खुले जहन से इस राय दही में हिस्सा लें और इस हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करें। इन्होंने बताया कि 27 सितंबर को सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में राय शुमारी होगी। अगर अवाम के फैसले के बाद भी वज़ीर आला अपनी ज़िद पर अड़े रहें तो अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत में पसमानदा व बिछड़े तबकात के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि टीआरएस की नाइंसाफियों की वजह से एक दिन कबल अक़लियती कायद अयूब खान और अब श्रीनिवास ने
अपनी जान दे दी। इन्होंने कहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होने पर इन दोनों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ये हुकूमत मुस्तहक दलित अफराद को 3 एकड़ अराजी भी फ्राहम नहीं कर रही, हुकूमत महव ख्वाब में होने का ढोंग कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि अवाम हुकूमत से बेजार हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अवाम से जो राय ली गई है, इसमें अवाम के मुतालबात को नज़रअंदाज कर दिया गया। सिर्फ जेबें भरने के लिए प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द माहिरीन की कमेटी तश्कील देते हुए हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि टैंक बंड पर ज्योतिराव फूले का मुजस्समा नस्ब किया जाए। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मालीला महा गिरजाना में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माला तबके से कई वायदे किए थे जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में माला तबके को एसटी तबके के तौर पर कबूल किया जा चुका है। इन्होंने कहा कि माला तबके के बहबूदी के लिए हुकूमत ने जो वादे किए थे उसे जल्द से जल्द पूरा करे और हैदराबाद में इस तबके के लिए कम्युनिटी हॉल कायम किया जाए। रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव संगरिनी कॉलोनीज के मोरूसी मुलाजिमतें फराहम करने के वादे को पूरा करेंगे। टीआरएस भवन में अपोजिशन जमातों के हामी मजदूर तंजीमों के कायदीन की टीआरएस हामी मजदूर तंजीम में शमूलियत के मौके पर कविता ने कहा है कि संगरिनी कॉलोनीज के इंतखाबात में कामयाबी टीआरएस की हामी तंजीम की ही होगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत मजदूरों के हक में काम करती आई है और वज़ीर आला ने हमेशा मसाइल की यकसोई के लिए कदम उठाए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शहर के सरकर्दा मशाइख व उलमा और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों को दक्कन मेडिकल कॉलेज के अहाते में जारी तामीराती कामों बिलखुसूस इंडोर स्टेडियम का मुशाहिदा करवाया। इंतहाई आला मियार के तामीरी कामों पर इन्होंने मसरत का इजहार किया है। वर्ल्ड हार्ट डे के तनाजुर में केयर अस्पताल की जानिब से चार मीनार के दामन में शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर दिल के अमराज के लिए एक पैकेज के पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी गई। बाद अज़ा चार मीनार से मदीना चौराहे तक एक वॉक का एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि हर साल 25 सितंबर से 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है ताकि लोगों में शऊर बेदार करके उन्हें अमराज क़ल्ब से बचाया जा सके। बच्चों में कैंसर की बेदारी के लिए शहर हैदराबाद के कासूबरमा नंद रेड्डी पार्क से इतवार की सुबह वॉक का एहतमाम किया गया, जिसे गोल्डन वॉक का नाम दिया गया। इसमें शिरकत करने वाले डॉक्टर्स और दीगर अफराद ने जोर देते हुए कहा कि बच्चों में कैंसर की इब्तिदाई अलामात पर ही सही मायनों में तशखीस ज़रूरी है, जिससे बेहतर इलाज मुमकिन हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ साथ ज़ईद अफराद ने भी इस वॉक में शिरकत की। शरका ने अपने हाथों में प्लकार्ड्स थामकर बच्चों में कैंसर से मुताल्लिक़ बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि कैंसर एक तकलीफदा सच है। सितंबर कैंसर की बेदारी का अहम महीना है। मीडिया से बात करते हुए फाउंडेशन की रुकन दीप्ति ने कहा कि छोटे बच्चों की जान काफ़ी कीमती होती है। इन्होंने कहा कि कैंसर से एक छोटे बच्चे की कम उम्री में मौत पर इस फाउंडेशन का आगाज़ किया गया ताकि इस खुसूस में बेदारी पैदा की जा सके। मेलार्दियोपल्ली के इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मेलार्दियोपल्ली पुलिस हुदूद के पिल्ले चेरू के करीब इतवार की सुबह
10:30 बजे 2 व्हीलर पर सवार 3 अफराद की बाइक का तवाजुन बिगड़ जाने से ये बाइक बरकी खंबे से जा टकराई, जिसके बाइस बाइक पर सवार उपेंद्र जाकिर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मोइन नामी शख्स को नाजुक हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जानबर ना हो सका। ये तीनों टेलरिंग का काम किया करते थे। पुलिस ने बताया कि जाकिर और मोइन का ताल्लुक चंद्रायन गुट्टे से है, जबकि उपेंद्र का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ हफ्ते की रात मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान 15 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 7 कारों और 8 2 व्हीलर्स को भी जब्त किया। इस मौके पर बाज ने पुलिस से बहस व तकरार भी की, जबकि बाज अफराद ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, जिनको पकड़ लिया गया। पकड़े गए अफराद की काउंसलिंग पीर के दिन की जाएगी और इनको मंगल के दिन अदालत में पेश किया जाएगा। नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से 2 माह की एक लड़की की हालत तशवीशनाक हो गई। मुतासरा लड़की के वालिद ने बताया कि आंत की तकलीफ की वजह से नीलोफर दवाखाने में नाजिया का ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से लड़की का दोबारा ऑपरेशन किया गया। लेकिन इस दफ़ा भी हद हो गई कि लड़की की आंत फिर से बाहर आ गई। इस तरह 10 दिन के अंदर इस नौमौलूद लड़की के 4 ऑपरेशन किए गए, लेकिन मसले का कोई नतीजा नहीं निकला और आंत फिर से बाहर आई। एक तरफ दवाखाने के डॉक्टर्स इसकी हालत नाजुक बताते हैं, तो दूसरी जानिब वो फौरी ऑपरेशन करने के बजाय इसे दूसरे दिन पर टाल देते हैं। इन्होंने बताया कि मुसलसिल ऑपरेशन की वजह से लड़की की हालत इंतहाई कमज़ोर हो गई है और आंत बाहर आ जाने से मासूम की जान को नुकसान का भी अंदेशा पैदा हुआ है। नीलोफर अस्पताल के बारे में ये बात मशहूर है कि दवाखाने में साफ सफाई पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और डॉक्टर्स मरीजों के इलाज में दिलचस्पी नहीं लेते। इसके अलावा मरीज और तीमारदारों से बड़ी बेमुरवती के साथ बात करते हैं। अरबाब मजाज इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करें तो शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों की सेहत के मसाइल की यकसोई हो सकती है। मैं इलाज के लिए लेकर ट्रीटमेंट, बच्ची की तबीयत ख़राब होगी तो लेकर के बताया बच्ची को ऐसा प्रॉब्लम है बोल के, तो बच्ची को ऑपरेशन करना पड़ता बोले। ऑपरेशन करे, बच्ची को बाथरूम की जगह ऊपर से बनाए, फिर 1 साल के बाद में ऑपरेशन करके सही कर देते बोल के 2 दिन नहीं रखे वार्ड में, अंतड़ी बाहर आ गई। फिर उसके बाद अंदर ऑपरेशन करके अंतड़ी अंदर करे, फिर 2 दिन के बाद फिर बाहर आ गई, फिर लेके जाके वैसी अंदर ऑपरेशन करके अंदर करे। अब फिर से मेरी बच्ची की अंतड़ी बाहर है 12 बजे से तकरीबन। डॉक्टर साहब अभी नहीं है, एक ड्यूटी डॉक्टर साहब वो लेके जाकर ग्लूकोज चढ़ा दे कि आपके डॉक्टर आएंगे जब आप बात करो। कंडीशन बच्ची का को सांस ऊपर ले रही, हम कुछ नहीं बोल सकते बोलो डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर कुछ नहीं। अभी डॉक्टर आया नहीं, कल आता हूँ बोल रहा, अभी तक डॉक्टर आया नहीं। जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा बच्ची का वो डॉक्टर आया नहीं अभी तक। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बीजेपी के रियासती कायदीन पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने की कोशिश में मलकाजगिरी और सिकंदराबाद की नशिस्तों के लिए रसाकशी का अभी से आगाज। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की शक्ल में LED बल्ब्स की तनसीब का काम तेजी से जारी, बरकी की बचत के बेहतरीन नताइज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आइंदा इजलास हैदराबाद में। इजलास की तैयारियों के सिलसिले में अवेसी अस्पताल के सेमिनार हॉल में मुशावरती इजलास का इनेकाद। दशहरे के मौके पर 3600 इजाफी बसें चलाने तेलंगाना RTC का फैसला। और नीलार्दियोपल्ली पुलिस हदूद के इलाके पिल्ले चेरू के करीब खतरनाक हादसा, बाइक पर सवार 3 अफराद हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।